आज के बीच बहस कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, खान पान की प्राचीन परंपरा से लेकर वर्तमान परंपरा तक हमारे जीवन में मोटे अनाज का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका एक प्रमुख कारण हमारे यहाँ का क्लाइमेट और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी रही हैं। मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का कम पानी और रेतीली ज़मीन में आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ मोटे अनाज की भरपूर पैदावार होती है और साथ ही ये अनाज शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को भी पूरा करता है। वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के चलते हमने मोटे अनाज को हमारी थाली से दूर कर दिया, जिसका दुष्प्रभाव आज हम देख रहे हैं। भारतीय लोगों के साथ साथ विश्व भर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए फिर से मोटे अनाज के फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस ओर एक बड़ी पहल की है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष 2023 के रूप में मनाने की घोषणा की है। मित्रों, आज के हमारे बीच बहस कार्यक्रम का जो मौजू है, जो विषय है, वो भी यही है, मोटा अनाज और इसके फायदे। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में कार्यरत हैं। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आज का हमारा विषय है मोटे अनाज और उसके फायदे, तो सबसे पहले पुनीत जी हम आपसे ये जानेंगे कि ये मोटा अनाज किस किस को हम मोटा अनाज कह सकते हैं और ये कहाँ कहाँ पैदा होता है, इसकी पैदावार हमारे भारत में और इसके अलावा और भी दूसरे देशों में कहाँ कहाँ इसकी पैदावार होती है, इसके बारे में आप हमारी जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक को पहुँचाइए। जी बिल्कुल। मोटा अनाज जिन्हें हम मिलेट्स भी कहते हैं, तो उनको मिलेट्स ना कहकर मैजिकल मिलेट्स कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे गुण हैं जो आप देखेंगे वो किसी भी और भी अनाज में नहीं पाए जाते। मैजिकल मिलेट्स मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये हमारे कल्चर में और एग्रीकल्चर में दोनों में ही विद्यमान है। कल्चर और एग्रीकल्चर आप देखेंगे पिछले 5000 सालों से भी हमारी जो प्राचीन संहिताएँ हैं उनमें इस मोटे अनाज का उल्लेख है। और मोटे अनाज को तो मैं दूरदर्शन की तरह मानता हूँ, जो ओल्ड भी है और गोल्ड भी है। तो ये मैं आपको बताना, ये ओल्ड और गोल्ड दोनों है। बाजार का जो बीच में प्रभाव आया उसके कारण कुछ उसमें परिवर्तन अवश्य हुआ है जी। और बाजार भी मैं कहता हूँ जो मोटा अनाज है उसका जो बाजार है वो है बाजरा, ज्वार और रागी जी। तो उस बाजरा, ज्वार और रागी के कारण धीरे धीरे कुछ परिवर्तन अवश्य आए हैं। और मोटे अनाज में क्लाइमेट रेजिलेंट का जो गुण है वो किसी भी ट्रॉपिकल रीजन में, हमारे उष्ण कटिबंधीय रीजन में अधिकतर होता है। और जो मरुभूमि है उसमें तो मोटा अनाज एक उत्सव के समान है। बिल्कुल। हम देखेंगे, हम दाल बाटी चूरमा भी खा रहे हैं, तो अब जो सीजन है उसमें हमने बाजरे का चूरमा भी उसमें शामिल कर दिया है। हाँ। हमारा तो इसके साथ साथ भारत के कम से कम 19 राज्यों में ये मोटा अनाज पैदा होता है, जैसे राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में 130 से अधिक जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी ये मोटा अनाज पैदा किया जाता है जी। और जो मोटे अनाज को हम बेसिकली अगर डिफाइन करना चाहें तो उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं जी। फर्स्ट है मेजर, सेकंड है माइनर और तीसरा है सूडो। मेजर कैटेगरी में हम ले सकते हैं बाजरा, ज्वार, रागी। माइनर में है श्यामा और कोदो। और सूडो मिलेट्स हमने इसलिए कहा क्योंकि जो ये फैमिली है, पोएसी फैमिली में अक्सर ये नहीं आते, लेकिन जैसे आप देखेंगे एमरंथस या फिर चोलाई है या फिर कुट्टू का जो आटा हम उपयोग में लेते हैं उनको हम सूडो मिलेट्स कहते हैं जी। क्योंकि उनके जो गुण और धर्म है वो मिलेट्स के समान ही मिलते हैं। इनमें जो औषधीय गुण है जो मिलेट्स में पाए जाते हैं, पोषक तत्व, वो ही सूडो मिलेट्स में होते हैं। तो इसलिए हमने इनको मिलेट्स की कैटेगरी के अंतर्गत लिया है। नहीं, जैसे कि अपने यहाँ राजस्थान में बाजरा खूब पनपता है, मक्का खूब पैदा होती है, ज्वार भी भरपूर मात्रा में पैदा होता है, तो ये खास तौर से 3 मोटे अनाज हमारे यहाँ राजस्थान में पैदा होते हैं। लेकिन रागी आपने बताया, रागी कहाँ पैदा होता है? और ये राजस्थान के अलावा भी जो ज्वार, बाजरा, मक्का है और कहीं इनकी पैदावार होती है? जी, मैंने बताया इनको हम क्लाइमेट रेजिलेंट फूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका हम 3 रूपों में उपयोग कर रहे हैं, फूड के रूप में, फॉडर के रूप में और फ्यूल के रूप में जी। तो ये हमारे लिए भी उपयोगी है, किसान जो भाई हैं वो भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें कम से कम मिनिमम संसाधनों का उनको उपयोग करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो सॉइल है
उसके लिए भी उपयोगी है। आप देखेंगे सदगुरु ने जो सेव द सॉइल मूवमेंट चलाया था जी। उसके लिए ये जो हमारे जो मोटे अनाज है उनकी पैदावार काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि उनसे जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी कम होता है। और इनके हम देखेंगे ज़्यादातर आजकल जो टेंडेंसी चल गई ऑर्गेनिक फूड की, तो मोटा अनाज जब हम पैदा कर रहे हैं तो उन पर हम पेस्टिसाइड का उपयोग मिनिमम कर रहे हैं जी। पेस्टिसाइड के साथ साथ हम देखेंगे किसी भी तरह का हम जो हानिकारक तत्व हैं वो भी हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं। और आप देखेंगे जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मोटा अनाज है वो हम लोग उगा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है पुनीत जी, क्योंकि हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं जो रबी की फसलें हैं उनमें पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो मोटा अनाज है ये खरीफ की फसलें होती हैं और ये बारिश के ऊपर निर्भर करती हैं, जिसको हम राजस्थान में सावणों की फसल बोला करते हैं। और इन फसलों में ना तो जुताई की इतनी अधिक ज़रूरत पड़ती है और ना ही पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत आसानी से और कम खर्चे में पैदावार करने वाली फसलें हैं। तो आजकल जो अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसा कि हमने पिछले अभी जिक्र भी किया है इस बात का, कि इसकी और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि मोटा अनाज हमारी थाली पर जो कहीं छूट गया था ये वापस थाली में आए। तो इसके लिए ऐसा क्या है इस मोटे अनाज की खासियत, क्या है इसकी उपयोगिताएं जिसको हम थाली की ओर वापस खींच के लेके आ रहे हैं? जी, आप देखेंगे भारत की जो परंपरा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहती है। हमने आप देखेंगे योग दिवस भी जब हमने मनाया था तो हमने भारत में यूनाइटेड नेशन में जाके उसकी अनुशंसा करी थी। हाँ। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोटे अनाज की जो अनुशंसा करी तो 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है। क्योंकि हम देखेंगे विश्व में 70 से अधिक जो देश हैं उन्होंने हमारी इस मुहिम का समर्थन किया है। तो 2023 में जो वर्ष रहेगा वो हमारा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट रहेगा। उसमें कई तरह के कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। वो बात सही है आपकी, मैं उस प्रश्न पे आऊँगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मोटा जो अनाज है उसको हम हमारे खान पान में क्यों शामिल करें? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तो मोटा अनाज खाने में भी तकलीफ होती है, थोड़ा सा हार्ड नेचर का ये होता है, तो हम उसको मोटे अनाज को हमारे खान पान में क्यों शामिल करें? तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को इसका तो सबसे पहला उत्तर यही है कि हम मोटे अनाज को अपने खान पान में शामिल क्यों ना करें। उसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे गुण हैं। हाँ, वही जैसा तो कि आपने पानी के लिए आपने बताया, जैसे चावल की जो फसल होती है उसमें 1200 mm तक हमको पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि मोटे अनाज में हम 350 mm तक, मतलब 1/4 से भी कम में उपयोग में ले रहे हैं। अगर हम डिजीज की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करने जाएंगे जो मोटे अनाज है वो है ग्लूटीन फ्री। तो ज़्यादातर आप देखेंगे सीलिक डिजीज एक जो है जो प्री डिस्पोज हमारा जेनेटिक कंपोजिशन है, तो कई लोग जो गेहूं खाते हैं उनमें ग्लूटेन रहता है तो उससे एलर्जी होती है। जी हाँ। आपने देखा हो कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, बच्चे दूध पीते उल्टी कर देते हैं, गेहूं की रोटी वो लोग नहीं खा पाते। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है हमारा मोटे अनाज का, क्योंकि ये हमारे ग्लूटेन फ्री होता है। और हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो भी इसीलिए था कि हम लोग इसी अनाज का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम सीलिक डिजीज से बच सकें। इसके साथ साथ हम देखेंगे टाइप 2 जो डायबिटीज होती है उसमें भी जो मोटा अनाज होता है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है। तो हम गेहूं की, चावल की, इनकी अगर अपने खाने में उपयोग ले रहे हैं, इससे अच्छा है हम मोटे अनाज का उपयोग लें ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा कम हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इनमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, इनकी जो मात्रा होती है वो भी आयरन की, फोलिक एसिड की काफ़ी अधिक होती है बाजरा में। आप देखेंगे अक्सर हम लोग भारत सरकार के द्वारा भी इतने प्रोग्राम चला रहे हैं, एनीमिया मुक्त भारत, कई जगह एनीमिया की, फोलिक एसिड की, इनकी हम टेबलेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उसमें आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। उसके पीछे रीजन भी यही है कि हम लोग जो चीज़ें भोजन में ले रहे हैं उसके साथ साथ हम बाजरा का उपयोग अगर करेंगे तो उसमें मैग्नीशियम भी है, फोलिक एसिड भी है, और वो जितने भी हमारे अन्न उन सबसे अधिक मात्रा में है। जैसे कि आपने रागी की बात करी, मैं आपको बताना चाहूंगा रागी के अंदर जो कैल्शियम होता है वो मिल्क से 3 गुना मात्रा में होता है। तो आप देखिए कैल्शियम कितना हमारे लिए उपयोगी है और उस चीज को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसकी ग्रोथ के लिए हम लोगों को कैल्शियम कितना जरूरी होता है। जब हम लोग देखेंगे जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम की समस्या आती है। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जो कैल्शियम की समस्या आजकल घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम कम एज में ही दिखना शुरू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कैल्शियम की कमी होती है। आप क्या मानते हैं कि ये रागी अगर हम लोग उपयोग में लें,
अगर बचपन से ही हम बच्चों को रागी दें तो शायद ये आगे जाके प्रॉब्लम ना हो ऐसी। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमको ये अपनाना पड़ेगा। रागी से हम अपने सबके भोजन में उपयोग में लें। ऐसा नहीं बच्चे को सिर्फ रागी डोसा हमने 7 दिन में एक बार खिला दिया, तो उसको प्लेट के रूप में लेना है। और आप देखेंगे मोटे अनाज में इतनी वेराइटी है, जितनी डाइवर्सिटी हमारी प्लेट में होगी उतना ही हमारा भोजन न्यूट्रिएंट के भरपूर होगा। आप देखेंगे जब ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, उससे पहले हमारे जो समाज है, हमारी दादी नानी, वहाँ पे मोटे अनाज का उपयोग अक्सर हमको देखने को मिलता था। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो हमारे यहाँ सिर्फ गेहूँ, चावल, मक्का, इन सारी चीज़ों का उपयोग रह गया। जो हमारे बाजरा, ज्वार, रागी, शामक, कोदो, इनका उपयोग हमने कम कर दिया। अब इतने सारे अनाज हैं, हम 7 दिन में हर दिन एक अलग अलग अनाज का उपयोग कर सकते हैं, जबकि हम लोग गेहूं और चावल तक ही सीमित रह गए। और जो कैल्शियम का मैंने आपको बताया, इसके अंदर 3 गुना तक मिल्क से ज़्यादा हमको कैल्शियम मिलता है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें। आप देखेंगे हम लोगों को गाल ब्लैडर की समस्याएं होती हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं। जो मोटा अनाज है वो एल्केलाइन होता है नेचर में, जो एल्केलाइन नेचर में होता है, तो उसके कारण भी जो हमारे पेप्टिक अल्सर, जो स्टोन वाली जो डिजीज है, उनसे हम लोग बच सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आजकल पाई जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है या फिर थक्का बनने की जो समस्या है, तो मोटा अनाज के द्वारा उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो रहा है, तो उसका उपयोग हम लोग भोजन में क्यों ना करें। इसके साथ साथ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है ओबेसिटी की, और जो मोटा अनाज है उसमें हमारे फाइबर सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अक्सर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है या और कोई चीज़ होती है, हम लोगों को यही कहते हैं कि आप रिच इन फाइबर फूड का उपयोग करें। तो वही सारी चीज़ें जब हमको मोटे अनाज में मिल रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें हमको बायोडाइवर्सिटी या फूड की प्लेट में डाइवर्सिटी मिल रही है। हम 7 दिन अलग अलग तरह का अनाज खा सकते हैं। जब वो सारी चीज़ें उपयोग में हमको मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें हमको उपयोग में लेनी चाहिए। लेकिन एक बात ही देखने में आती है कि हम भी हमारे घर में मोटा अनाज यूज करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन स्वाद के मामले में अगर देखें, क्योंकि आज की दुनिया स्वाद के पीछे चल रही है, वो गेहूं से बने और मैदा से बने जो उत्पाद होते हैं, शायद वो अपनी जिह्वा को ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए हम उनको अपने जीवन में या अपने खान पान की शैली में ज़्यादा अपनाते हैं, जिसके दुष्प्रभाव भी हम देख रहे हैं। लेकिन स्वाद की दृष्टि से हम देखें तो मोटा अनाज और इसकी तुलना हम करें, जो स्टार्च युक्त ज़्यादा ये इस तरह की जो अनाज है, हमारे चावल हुआ, गेहूँ हुआ, उसमें कितना फ़र्क है? वो ज़्यादा स्वादिष्ट हम उसको बना सकते हैं थोड़ा सा मेथड बदल के, ताकि वो हमारी थाली तक आए, या ये जो प्रक्रिया चल रही है गेहूं में चूँकि स्टार्च होता है तो ये मीठा भी लगता है, तो क्या इस वजह से लोग मोटे अनाज से दूर हैं, स्वाद की वजह से? नहीं, अगर स्वाद की बात होती तो 1970 से पहले तो हम लोग यही चीज़ खा रहे थे। ये स्वाद की नहीं, बाजार की बात है जी। बाजार ने जो चीज़ हम लोगों को बेच दी, जिस तरह से बना दिया, हम लोग वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने। स्वाद की नहीं, बाजार की बात है। मार्केटिंग किस तरह से किस प्रोडक्ट की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे आजकल भी कई सारी चीज़ें हैं, रागी की कुकीज होती हैं, रागी के डोसा होते हैं, कई सारे जो मोटे उत्पाद है उनसे हम वही सारे व्यंजन बना सकते हैं जो पहले बना रहे थे। जैसे आपने स्टार्च की बात करी, तो इसी में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे जो गेहूं, चावल, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो होती हैं सिंपल, और जिन मोटे अनाज होती हैं इनमें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आप देखेंगे हमने चावल खा लिया, कुछ टाइम के बाद हमको भूख लग गई, और ये जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड स्टार्च हैं, ये अगर हमने रागी के, ज्वार के, बाजरा का ऐसा हमने कोई भोजन उत्पाद पाया तो हमको काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती, क्योंकि डाइजेशन उसका कॉम्प्लिकेटेड धीरे-धीरे स्टार्ट होती थी। ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। हम लोग देखेंगे हमको एक्सेसिव ईटिंग, लोग नाइट को फूड क्रेविंग होती है, रात को उठते हैं फ्रिज में देखते हैं कुछ रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, तो उसके पीछे रीजन यही है, उनकी जो भूख है, उनका सैटिस्फैक्शन सेंटर वो शांत नहीं हुआ है, उसके पीछे मेन रीजन यही है। जबकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्टार्च हैं जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। अगर इस तरह के भोजन का सेवन हम लोग करेंगे तो बेसिकली जो ओबेसिटी, जिसके कारण सारे हमारे को बीमारियां हो रही है, उन सारी चीज़ों से हम लोग बच भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात पुनीत जी ने बताई है मित्रों, क्योंकि हम जिस तरह से अलग होते जा रहे हैं इस मोटे अनाज से, अगर हमें स्वस्थ रहना तो उसको हमारी थाली की तरफ लाना पड़ेगा। स्वाद बनाया जा सकता है, उसकी रेसिपी को चेंज करके, थोड़े से फेरबदल करके हम उसको और स्वादिष्ट बना सकते हैं, लेकिन उनको हमारी थाली में हम लाएंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत के अनुग्रह पर ये वर्ष, आपने पहले भी जिक्र किया, मैंने भी ये बात बताई कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है 2023 को, तो हम लोग इसको लेकर किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं, हमारी क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, इस विषय में आप क्या जानकारी रखते हैं? भारत सरकार की अनुशंसा पे यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जी।
और उसका 70 से अधिक देशों को हमको समर्थन मिला। जिस तरह से योग दिवस में भी हमने पूरे विश्व को हमारे साथ लिया था, भारत सरकार की इस अनुशंसा पे पूरा विश्व ये 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हमारे साथ मनाया जा रहा है। इसके अंदर कई तरह के कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा भी किए जाएंगे, जैसे कई तरह के वेबिनार हैं, पब्लिक आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये हैदराबाद में है। तो उसके अंतर्गत आपने जो मेरे से बात पूछी किस तरह से हम लोगों को उस चीज़ को स्वादिष्ट बना सकते हैं, तो एक रेसिपी बुक भी वो पब्लिश करने वाले हैं। तो उनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एक रेसिपी बुक भी है, जो हमारी माताएं बहनें जो गृहिणी हैं उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि मोटे अनाज से भी किस तरह से हम कुकीज बना सकते हैं, किस तरह से लड्डू बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसका नूडल्स बना सकते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने आज के युग के अनुरूप उसमें ढाल दी है। जी हाँ। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें उपयोग में लिए। इसके साथ साथ भारत सरकार ने इसको पॉपुलर करने के लिए कई तरह के क्विज कंपटीशन, कई तरह के पोस्टर कंपटीशन, कई तरह के टैगलाइन कंपटीशन और भिन्न भिन्न तरह की वेबिनार और सेमिनार 2023 में आयोजित की जाएगी। और वर्ष महीने अक्टूबर में इसका विश्व में, पूरे विश्व में बहुत ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार करके इसको मनाया जाएगा। क्योंकि भारत की तो जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम ही है। जी हाँ। हमने योग भी दिया तो हमने इसीलिए दिया कि वो जीरो इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उसका जो हमको फ़ायदा मिल रहा था वो पूरी तरह से हमारी हेल्थ के ऊपर मिल रहा था। क्योंकि ये बात सही है कि हम जो देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलते हैं, हम हमारा ही फ़ायदा नहीं देखते हैं, हम हमारे साथ पूरे विश्व का फ़ायदा देखते हैं। ये एक भारत की संस्कृति की खास परंपरा और ख़ासियत रही है। डॉक्टर साहब, ये जो मिलेट्स हैं इनको आप तो आयुर्वेदाचार्य भी हैं, तो आप औषधि के रूप में इनको किस तरह से देखते हैं? तो हम देखेंगे हमारे यहाँ श्यामा, कोदो इस तरह के धान्य का वर्णन है। तो हम औषधियों में, तो मैंने आपको बताया प्राचीन की जो संहिताएं हैं तब से हम इनका उल्लेख कर रहे हैं, औषधि में रूज में ले रहे हैं। आप देखेंगे हम लोग जैसे व्रत भी होता है तो व्रत में अगर खीर खा रहे हैं तो श्यामा ऐसी चीज़ों की खाते हैं। लेकिन हम क्यों खा रहे हैं उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हम देखते हैं हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमारा जो काफ़ी समय से डाइजेस्टिव सिस्टम एम्प्टी है, तो उसमें अल्सर या पेप्टिक मतलब एसिडिटी बनने लग जाती है। और जो मोटे अन्न है इनका जो नेचर मैंने आपको बताया वो एल्केलाइन है। तो इस तरह अगर आप सोच रहे हैं कि हमने खीर जो व्रत में खाई है उस तरह के उत्पाद की खाई है, तो उसके पीछे भी वो वैज्ञानिक तथ्य मौजूद है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको उसमें पोषक तत्व भी लेने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम भी उनके अंदर मौजूद है, मैग्नीशियम भी उनके अंदर मौजूद है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एनीमिया को सिर्फ ये समझते हैं कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, वही एनीमिया है। जी। वास्तव में सत्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसको इरिटेशन होता है, काम करने में मन नहीं लगता, थकान सी होती है, तो उसके कारण जो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी है वो भी हैम्पर हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखेंगे माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है सिर्फ उसी जगह नहीं है जिन लोगों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा। जिन लोगों को पूरा भोजन मिल रहा है उनके अंदर भी माल न्यूट्रिशन की समस्या है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि हम ये सोचते हैं कि हम भरपूर खाना खा रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत से लोग जो है कुपोषण के शिकार होते हैं। ये अच्छी बात बताइए आपने। एक बार आप दर्शकों को थोड़ा सा और इसको क्लियर करके बताएंगे तो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होगा। जी, माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको भोजन भरपेट नहीं मिला। माल न्यूट्रिशन का मतलब है हमारे जो पोषक तत्व है हमारी बॉडी में वो हमें भरपूर नहीं। ये चीज़ हमको ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर जो होता है समाज में बाजार के कारण जो मिथ होती है वो सारी चीज़ें फैलती रहती हैं। एनीमिया को भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसी को हम लोग एनीमिया मानते हैं। वास्तव में एनीमिया के और भी कई सिम्टम हैं। वो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अलावा मेल में, चाइल्ड में, कई चीज़ों में हो सकता है। आप देखेंगे अक्षय पात्रा एक जो फाउंडेशन है उसके द्वारा भी एक रिसर्च और एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। उसमें पाया गया जो स्टार्टिंग के जो टोडलर या फिर जो एडोलसेंट बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल में जब हमने मिड डे मील में मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी इनका सेवन कराया तो उनकी जो ग्रोथ थी, हाइट थी, हेल्थ थी, वेट थी, वो अत्यधिक बढ़ी। इसके साथ साथ उनके अंदर जो एनीमिक कंडीशन थी वो भी दूर हुई। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे को हम लोग अक्सर समृद्ध या मिडिल क्लास परिवार की यही समस्या है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा खाता तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है। उसके पीछे रीजन भी तो यही है कि बच्चा अगर खा रहा है तो हम लोग वो चीज़ भूल गए कि बेहतर जीवन के लिए बेहतर भोजन करना भी मैं वही अगला सवाल मेरा जो था आपसे यही था कि ये जो है सही भोजन बेहतर जीवन, ये टैगलाइन चल रही है आजकल, इससे क्या अभिप्राय? यही है आप पहले वाली बात खत्म की, उसके बाद इस मौजू पे आते हैं। ये सही भोजन और बेहतर जीवन का मतलब भी यही है। आयुर्वेद के अनुसार जो आपको नियम बताए गए हैं भोजन, सिर्फ आपको ये नहीं लेना कि हमने प्रोटीन ले ली, कार्बोहाइड्रेट ले ली, फैट ले ली। उनको आपने किस तरह से लिया, आपने मधुर, अम्ल, लवण सारे जो रस हैं वो हमारे भोजन में है या नहीं, वो चीज़ें भी हमको जरूरी है। अक्सर आप देखेंगे बच्चों के साथ ये समस्या होती है। हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है
भारत मैच हारा है, बच्चे को गुस्सा आ रहा है और वो भोजन करता जा रहा है, अगर वो इस तरह से भोजन करेगा तो उसके शरीर में कैसे लगेगा जी। तो सही भोजन, बेहतर जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सारी चीज़ों की बात करें। उसका मतलब है जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं वो तन मन भुंजियात, मतलब जो भी भोजन हम कर रहे हैं तन और मन लगा के करें, और भोजन के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भावना रखें। अक्सर बच्चों को ऐसा होता है, पहले से उसके मन में भावना आती है कि ये सब्जी, ये चीज़ मैंने नहीं खाऊंगा। हमारे यहाँ तो अन्न को देवता की तरह माना गया है, प्रणाम करके माना गया, उसके बाद ही हम भोजन का सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार जो भी भोजन के नियम बताए गए, हम तन मन भुंजियात खाएं, ऐसा नहीं कि टीवी चल रही है उसके साथ भोजन करें, और जितने भी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 रस से युक्त हमारा भोजन होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं हो कि एक ही रस का हम लोग भोजन करते जा रहे हैं। इसीलिए ये समस्या जो आती है, बच्चे भोजन भी करते हैं, फिर भी हम उनको कितने भी फ्रूट जूस ला के दे दें, कितने भी हम उनको वेजिटेबल खिला दें, लेकिन फिर भी उनके अंदर हीमोग्लोबिन या एनीमिया की कमी आती है। उसके पीछे रीजन तो यही है, वो माल न्यूट्रिशन, आपको लग रहा है कि हमने ओवर न्यूट्रिशन करके उसको कम कर दिया, लेकिन वो सिर्फ आपने भोजन की कमी पूरी करी है, पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं करी। तो माल न्यूट्रिशन में हमको भोजन की पूर्ति नहीं करनी है, पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। जब हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी तब भी तो यही हुआ था, हमने पेट भरने पे हमारा फोकस किया, और जबकि हमारा फोकस जो पहले था वो था हमारा मोटे अनाज के द्वारा पोषक तत्वों पे। तभी आप देखेंगे हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो उनको ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल वाली जो डिजीज हैं वो आजकल अब ज़्यादा हो गई हैं। अब आजकल हम लोग देखेंगे, हम लोगों को जो लीवर सिरोसिस की समस्या आ रही है वो नॉन एल्कोहलिक भी हो रही है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है जो लोग अल्कोहल पी रहे हैं सिर्फ उनको ही लीवर सिरोसिस हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए आ रही है, धीरे धीरे हम कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ओर जा रहे हैं। जैसे स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया। जो मोटा अनाज होता है उसमें फ्री रेडिकल नष्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसमें कई तरह के फाइटोकेमिकल होते हैं जो इस तरह के एंटी एजिंग तत्व हैं, और इस तरह से एंटी कैंसरस उनकी प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए, जो कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये सारी समस्याएं इसलिए आई क्योंकि हम एक ही तरह के भोजन पे सेवित हो गए, जबकि हमारे यहाँ तो इतनी सारी चीज़ों का भंडार है। आप देखेंगे पाश्चात्य जो सभ्यता है, संस्कृति थी, हम उसको एज इट इज अपना लेते हैं। जैसे हम लोग पास्ता या पिज़्ज़ा लाए तो हमने ऑयल या इनका जब सेवन किया तो हम रिफाइंड ऑयल लिया है, अपना ऑयल भूल गए। जब लोग, हम तो अपनी दाल और सब्जियों को पकाते हैं, हम सिर्फ ऊपर से डालते नहीं है ना। पास्ता और पिस्ता में क्या करता है, हम लोग ऊपर से तेल डालते हैं, जबकि उनका स्मोकिंग पॉइंट कम होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब आपने। मित्रों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए, क्योंकि वो उनकी नई रेसिपी बनाने का तरीका वो हमारे शायद जीभ के स्वाद के अनुसार हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो कितनी नुकसानदायक हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए है, ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई कि हम भोजन किस वातावरण में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारे प्राचीन, हमारी परंपरा रही है, हमारे जो गुरु रहे हैं, उन्होंने भोजन करने का भी एक मेथड बताया था। उसको बहुत सारे लोग सांप्रदायिक रंग दे देते हैं या किसी और चीज़ से उसकी तुलना करते हैं, लेकिन वो पूरा साइंटिफिक होता है कि आप जैसे जिस वातावरण में भोजन करेंगे, मन में जिस तरह के आपके विचार और भाव रहेंगे, वो भोजन वैसा ही शरीर में आपके आगे जाके काम करेगा। डॉक्टर साहब, इस बात के अलावा आप मैं ये जानना चाहूँगा कि मिलेट्स का हमारे भारत में क्या भविष्य है? मिलेट्स को तो हम लोग कह सकते हैं वो हमारे फ्यूचर के सुपर फूड है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका हम फूड के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं, फोडर के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं, जो गाय को चारा खिलाते हैं, और इसके साथ साथ फ्यूल जो एथेनॉल, पेट्रोल में डलता है, वहाँ से भी हम उसको एनर्जी सेविंग के रूप में। तो एक तरह से जो हमारा जो ये मिलेट्स है वो हमारे सुपर फूड बन चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो हमको उसको आर्थिक और सामाजिक परिवेश में भी देखना चाहिए जी। क्योंकि दूसरी, जब गेहूँ, चावल, रबी की जैसे फसलों की आपने बात करी, उनमें जो पानी का उपयोग होता है वो अत्यधिक मात्रा में होता है। हमारे यहाँ कई तरह की आपदाएं हैं, अकाल है, उन सारी चीज़ों में इनको हमने क्लाइमेट रेजिलेंट भी इसीलिए कहा है, चाहे ग्रीन हाउस का इफेक्ट पड़े, चाहे कुछ भी हो। हमारी जो एक्सट्रीम कंडीशन है, मैंने आपको बताया 55 डिग्री तक भी जो हमारे मिलेट्स है वो हम उगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को उनको ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे उनको किसी तरह के फर्टिलाइज़र, किसी तरह की पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों से भी हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि किसान का जब घर बनेगा तभी हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से समृद्ध बन सकेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिलेट्स का हमारे भारत में उज्जवल भविष्य है, ये कम लागत में इसकी पैदावार भी अच्छी होती है और ये गुणों से भी भरपूर होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं अब समय की समाप्ति नज़दीक है, तो मैं आपसे जल्दी से एक सवाल ही पूछ लेना चाहता हूँ कि मिलेट्स
किन किन आयु वर्ग के लोगों को दिया जा सकता है या सभी को दिया जा सकता है, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को जी, मिलेट्स तो आप देखेंगे हर आयु वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे मैंने आपको बच्चों के लिए आपको बताया, उनके अंदर एनीमिया की जो कमी आती है, उनके लिए हम बाजरा का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके अंदर मैग्नीशियम और जो आयरन है वो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में है, तो उनकी जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे सिर्फ गेहूँ और चावल खाने वाले बच्चों से अधिक मात्रा में होगी। उसके बाद अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन या एडोलसेंट की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे उनके अंदर जो एनीमिया की समस्या आती है उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है। फिर आज हम ओल्ड एज में चलते हैं, हम देखते हैं कैल्शियम की हमारे अंदर कमी होती है, हमारी जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है, उसके लिए रागी का सेवन काफ़ी ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, दूध से भी 3 गुना मात्रा के अंतर्गत रागी पाया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया जो हाई फाइबर हैं वो सारे के सारे हमारे कोदो में, शामक में, इनमें पाए जाते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, एसिडिटी रहती है, उन सारी चीज़ों में जरूरी है। तो आप देख लीजिए बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक जितने भी हमारे सारे आश्रम बताए गए हैं, संन्यास आश्रम से लेके गृहस्थ आश्रम से लेके बाल्य आश्रम तक, सारे आश्रमों में भी ये हमारे जो मिलेट्स हैं, जिनको मैं मैजिकल मिलेट्स कहता हूँ, वो काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी उपयोगी भी है। बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब ने बताई है। दर्शकों, आपको इन सभी बातों को ध्यान भी देना है और मिलेट्स को अपने खान पान में काम भी लेना है। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और बहुत ही कीमती बातें हमारे दर्शकों को आपने बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।